गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर इस बात पे करेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उस पे बैड और गुड कंडक्टर्स क्या इफेक्ट डालते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है और रास्ते में अगर बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर आ जाए तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, आज हम उसको देखेंगे। और ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ स्किन डेप्थ है। इसके पहले लेक्चर में हमने स्किन डेप्थ बताया था और हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्किन डेप्थ क्या होता है। कि स्किन डेप्थ हम रिवाइज करने जा रहे हैं। यूँ समझिए कि ये कोई एक मटेरियल है और यहाँ से वेव जा रही है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल के अंदर से क्रॉस करती है तो ये मटेरियल उसकी एम्पलीट्यूड को कम कर देता है और जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। अब ये कितना कम होगा ये डिपेंड करता है कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो स्किन डेप्थ एक तरह का डिस्टेंस है। स्किन डेप्थ ये एक डिस्टेंस है जो इस मीडियम में चलती है वेव, और उतना मीडियम चलने पर, उतना डिस्टेंस कवर करने पर जो आउटपुट है, ई आउटपुट इज इक्वल टू 37% ऑफ इनपुट। यानी कि जो आपका आउट इनपुट अगर ई जीरो है तो जो बाहर निकलेगा वो आपका आउटपुट होगा वो इसका 37% ही होगा। यानी कि 63% लॉस हो जाएगा। तो स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने एम्पलीट्यूड का 63% लॉस कर देता है। आमतौर पे जो स्किन डेप्थ को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, स्किन डेप्थ यानी कि इसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/अल्फा। अल्फा आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट है। तो अगर हमको अल्फा पता हो, अटेन्युएशन कांस्टेंट पता हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी किसी मीडियम की जो किसी वेव को कितना सप्रेस कर सकता है, तो अगर हमको अल्फा पता हो तो हम स्किन डेप्थ निकाल सकते हैं। तो अल्फा पता करने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि हर मीडियम की अल्फा यानी कि अटेन्युएशन वैल्यू अलग अलग होती है। मीडियम गुड की अलग होगी, बैड की अलग होगी। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें जान लें। इन ए मीडियम, किसी मीडियम में के होता है वो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कुछ पैरामीटर्स हैं। म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और ये उस मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक टर्म आता है ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और एक टर्म आता है सिग्मा जो कंडक्टिविटी है ऑफ मीडियम। तो ये कुछ टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मीडियम में चलता है, और इनका आपस में एक रिलेशन है जो इस फार्मूले से दिया जाता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। ये अच्छा इसका डेरिवेशन है जो इस लेवल से ऊपर की चीज है, इसलिए हमने इसको डिराइव नहीं किया है। बस इसका हम यूज कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपस में एक फार्मूले से जुड़ी रहती हैं और यहीं से हम निकालेंगे अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं।
के स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस आई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पैरामीटर। और यार देखने से लग रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिलकर बना हुआ है, वेयर के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और चूंकि के इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, का इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा हमारा ये आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, कांस्टेंट, और बीटा हमारा फेज कांस्टेंट जो इमेजिनरी से जुड़ा रहता है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ये फेज वैल्यू है और ये इसकी रियल वैल्यू है, फेज कांस्टेंट। तो इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को अगर हम टैली करें तो इसकी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा प्लस आई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा। इसको ब्रेक करें, होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आई अल्फा बीटा, और ये माइनस आई स्क्वायर का माइनस होगा -1 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। ये इक्वेशन है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दे रहे हैं। इसको इससे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 2 आई अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। हो सकता है ये मैथमेटिकल आपको टफ लगे, लेकिन ये है बहुत सिस्टमेटिक। अब यहां से हम इसको देखिए, रियल पार्ट अलग कर लें, ये आपका रियल पार्ट है और इधर ये रियल पार्ट है, इधर आपका ये इमेजिनरी पार्ट है आई के साथ, और ये इधर इमेजिनरी पार्ट है। दोनों को हम अलग कर सकते हैं, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट को और कंपेयर किया जाए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर, ये रियल पार्ट के हो गया, और इमेजिनरी के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब यहां से हम दो इक्वेशन हमारे पास है अल्फा और बीटा में, दोनों को हम सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अल्फा निकल जाएगा जब हमारे पास, तो हम स्किन डेप्थ 1/del निकाल सकते हैं, और यहां से हमको पता चल जाएगा कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो कैलकुलेट करें इसको, सॉल्विंग 3 एंड 4, हमको एलिमिनेशन फार्मूला लगाना है। हम एक एलिमिनेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा की जगह हम यहां से रखेंगे बीटा, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 अल्फा, यहां से स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें जो दिख रहा है साफ साफ।
अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा की पावर 4 हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 डिवाइड कर दिया माइनस इधर आ जाएगा ये म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इन अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम मेथड सॉल्व कर सकते हैं, चार मेथड से। सॉल्विंग अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा दें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। यहां से हम टैली करने अगर पुटिंग वैल्यूज तो इसको हम यहां पे देखें अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ये बी है म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इसका स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 माइनस 4ac माइनस यहाँ पर है माइनस 4ac ये c है और ये a है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा 4 a की वैल्यू 1 है यहाँ पे और c की वैल्यू ये है तो म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू 1 है। तो ये आपका आया, इसको भी और थोड़ा इजी करके सॉल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हाफ बाहर निकाल लिया माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू अब क्या रही है। अब इसमें हम यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर ये है और यहां से हम बिल्कुल ये चीज अगर कॉमन ले लें म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, यहां पे 1 बचा प्लस म्यू स्क्वायर है म्यू बाहर आ गया म्यू सिग्मा हमने काम लिया है तो ये सिग्मा स्क्वायर वहां रहेगा ऊपर रहेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म आपको बचेगा। या अल्फा स्क्वायर इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा होल स्क्वायर। तो अल्फा इसका अंडर रूट होगा ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट ले तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और बाकी सब अंदर रहेगा म्यू बाई 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर हाफ। ये अल्फा की वैल्यू हुई।
टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया है, इस पॉइंट पे यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव होगा तो इसका अंडर रूट इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है। ये आपकी वैल्यू हो गई अल्फा, अटेन्युएशन कांस्टेंट। अब इस पे डिपेंड करेगा कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ये मेन फंक्शन हो गया, जनरल इक्वेशन हो गया, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अटेन्युएशन कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसको हम डिस्कस करेंगे गुड कंडक्टर के लिए और बैड कंडक्टर के लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुड कंडक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गुड कंडक्टर का क्या रोल है, यानी कि अगर रास्ते में कोई गुड कंडक्टर आ जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गुड कंडक्टर का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले गुड कंडक्टर, हम अटेन्युएशन कांस्टेंट फिर से रिपीट कर दें, ओमेगा म्यू -1 प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर हाफ। ये आपका जनरल इक्वेशन है। और गुड कंडक्टर के लिए, फॉर गुड कंडक्टर, द कंडक्टिविटी इज मच लार्ज। यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर्स में। ये इसका क्राइटेरिया है, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम ये मान लें, देन सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी। और इस कंडीशन में हम इक्वेशन से 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में अल्फा गुड जो होगा वो होगा ओमेगा म्यू बाई 2। 1 नेग्लेक्ट हो गया, ये भी 1 नेग्लेक्ट हो गया, सिर्फ इतना बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा। ये दोनों 1 नेग्लेक्ट हो जाएंगे और ये अंडर रूट है, ये 2 के साथ हट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा बचेगा। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा सिग्मा एप्सिलॉन कट गया, म्यू बाई 2 ओमेगा हाफ। इसको सिंपल करें थोड़ा सा इसको, तो यहां पे मिलेगा आपको, सिंपल करें अगर हम, तो अल्फा गुड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट है सिग्मा म्यू ओमेगा बाई 2। ये आपका गुड आ गया। अब इसको फिजिकली देखते, इसका मतलब क्या है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, जहां एफ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसको वैल्यू अगर हम रखें तो अल्फा गुड जो मिलेगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट पाई सिग्मा म्यू एफ। एफ फ्रीक्वेंसी है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखिए तो ये इक्वेशन में जो आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट है वो स्पेशली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अल्फा गुड जो कंडक्टर्स होंगे, अच्छे कंडक्टर्स, उनकी जो अटेन्युएशन कांस्टेंट होगा, अटेन्युएशन पावर होगी, वो डिपेंड कर रही है सीधे फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ये। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज लार्जर देन अल्फा इज
लार्जर, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो गुड कंडक्टर का अटेन्यूएशन बहुत कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, और वो अटेन्यूएशन कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब कि वो उसकी पावर को ब्लॉक कर देगा। तो इट मींस इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी electromagnetic waves are much attenuated by good conductor, यानी कि अगर आप गुड कंडक्टर बीच में आ जाए तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग के जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते, उनको बूस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका एफएम हो गया, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और एएम जो एम्पलीट्यूड होता है रेडियो रेडियो की जो मैसेज जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं, एफएम होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और एएम आपका लो फ्रीक्वेंसी है। तो इसीलिए एफएम आपका आप एक शहर से दूसरे शहर में नहीं सुन सकते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी हाई होगी आपका कंडक्टर उसको ब्लॉक कर देगा। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है एम्पलीट्यूड की, और ये काफ़ी दूर तक जाता है क्योंकि ये सिग्नल्स इसके ब्लॉक नहीं होते हैं। तो इसका ये कंक्लूजन निकला कि जो गुड कंडक्टर्स होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोक देंगे, उनकी पावर को कम कर देंगे। यानी कि सीधे दूसरे शब्द में कहा जाए कि गुड कंडक्टर्स आर बैड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक लाइन में इसका कॉन्सेप्ट, एक लाइन में इसका रिजल्ट है कि गुड कंडक्टर्स आर बैड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजनी है तो गुड कंडक्टर्स रास्ते में नहीं होने चाहिए, वो उसको ब्लॉक कर देंगे। अब इसी चीज को हम बैड कंडक्टर्स देखते हैं, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। बैड कंडक्टर्स, फिर हम वैसे शुरू करेंगे जहां से हमने लिया था। अल्फा जो कॉमन है ओमेगा म्यू बाई 2 -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर हाफ। रुका, बैड कंडक्टर्स के लिए, फॉर बैड कंडक्टर्स जो इनकी कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी इट इज वेरी लो, यानी कि जो सिग्मा की वैल्यू होगी ये बहुत कम होगी इस टर्म से, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1। तो इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू एक से बहुत कम है तो हम एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हम इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमिकली, एक्सपेंडिंग बायनोमिकली। इसको हम जरा एक्सपेंड करें, 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा हाफ, ये टर्म सिर्फ इसको हम एक्सपेंड करें, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सिग्मा पावर 4 ओमेगा 4, ये टर्म ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर सिग्मा की वैल्यू इससे बहुत कम है तो आगे के सारे टर्म हम और भी कम हो जाएंगे, और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओनली 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 will be countable, neglecting all higher terms, हायर टर्म, यानी कि
इस एक्सपेंशन में जो छोटे टर्म है उनके अलावा बाकी सारे टर्म, ये सारे टर्म आपके नेग्लेक्ट हो जाएंगे बायनोमिकली। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ यहाँ पर जो चीज पॉइंट लेंगे वो ये लेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बैड इक्वल टू ओमेगा सिग्मा बाई 2 -1 प्लस, इसकी जगह पर हम सिर्फ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे सारे टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे, पावर हाफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2, 1 1 कैंसिल हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 हाफ ओमेगा सिग्मा स्क्वायर म्यू म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर पावर हाफ। इसको अंडर रूट में ले हम, तो अल्फा बैड इज इक्वल टू ओमेगा, और ये अंडर रूट के साथ बाहर आ जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, या इसको लिख सकते हैं अल्फा बैड इक्वल टू, सिग्मा बाहर आ गया, अंडर रूट म्यू बाई 2, ये 4 हो जाएगा तो ये भी 2 बाहर आ जाएगा बाई 2, ये आपका अल्फा बैड आएगा। यानी कि जो बैड कंडक्टर्स हैं उनकी अटेन्युएशन। अब इस चीज में अगर आप इस इक्वेशन में देखिए तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे लकड़ी हुआ या जो भी मीडियम, ऐसे मीडियम जो बैड कंडक्टर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी की हो चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी की हो। तो इस इक्वेशन से क्लियर पता चला कि अटेन्युएशन बाय बैड कंडक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको एक सेंटेंस में कहें, अगर हम बैड कंडक्टर्स आर गुड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अच्छे होते हैं और जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए खराब होते हैं। एंड ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर्स आर बैड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों सेंटेंस है जो ये हमें पता चला गुड कंडक्टर बैड के लिए। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली पे बैड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए गुड होते हैं। थैंक्स।